समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने आज केशव प्रसाद मौर्य के पांव छुए और बीजेपी जाना पूरी तरीके से सेट हो गया। पूजा पाल किस तरीके से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगी, बीजेपी से लड़ेंगी तो किसका आशीर्वाद कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आखिर उनकी इस मुलाकात की वजह और उनका ये खिलखिलाता हुआ चेहरा बीजेपी के भीतर जाने के पहले क्या कह रहा है, हम इसे समझेंगे। यह भी जानिए कि धर्मेंद्र यादव संसद में केंद्र सरकार पर हमलावर है। मुद्दा ज्यादातर पूर्वांचल से जुड़ा है, पहले कफ सिरप पर और अब पूर्वांचल की खस्ताहाल सड़कों पर। लेकिन यह भी दिखाएंगे कि कैसे उनके खिलाफ ही हमलावर हुए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। और आखिर में मायावती का क्या है स्मारकों को लेकर नया ऐलान, मायावती क्या नहीं करने वाली है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा था। प्रयागराज दौरा बिहार चुनाव की सफलता के बाद पहला था, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। लेकिन उनके सम्मानित करने के मौके पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने सुर्खियां बटोरी तो वो थी पूजा पाल। पूजा पाल समाजवादी पार्टी से जीती हुई विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदल लिया था और बागी विधायक का एक तरीके से टैग उन पर लग चुका है। आज जब केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में थे तो उनकी एक तस्वीर सामने आई। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पांव छुए और पांव छूने के बाद बकायदा फोटो सेशन भी हुआ, जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य बैठे हैं, बीजेपी के नेता बैठे हैं और ठीक बगल में पूजा पाल बैठी हैं। अभी तक पूजा पाल सरकार को एक तरीके से समर्थन तो दे रही थी, लेकिन खुलकर बीजेपी के साथ ऐसे नहीं दिख रही थी। आज मौका केशव प्रसाद मौर्य के सम्मान समारोह का था, जहां पर उन्हें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सम्मानित कर रहे थे। लेकिन पूजा पाल ने जो कहा वो लगभग साफ हो गया कि बीजेपी के भीतर उनका सब कुछ सेट हो गया है। कहां से चुनाव लड़ेंगी, क्या वो कौशांबी से कि किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी या प्रयागराज की सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर है कि बीजेपी के भीतर सब सेट हो गया। और उनके मुंह से अब सुनिए उन्होंने बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर कहा क्या है। अब देखिए, वो अब तो नियम के अनुसार है, वो जब होगा तब होगा, मगर अभी मैं सिर्फ सेवा कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, जो होगा। चुनाव कहाँ से लड़ेंगी फिर? अब तो शायद पश्चिमी होगा 27 नहीं, अभी ये चीज़ तो हम लोग, ये तो मैं तय नहीं कर सकती ना, ये तो ऊपर के लोगों का है। मेरा बस ये है कि मैं जिस सोच के साथ आई थी वो सोच सबको पता है। तो उस सोच में मैं क्या तय कर सकती हूँ कि मैं कहाँ से लड़ूंगी और क्या करूंगी। तो इस पे नहीं, बस ये है कि हाँ, मेरा सम्मान हुआ और मेरे पाल समाज और मेरा कहीं ना कहीं जो 18 सालों की जो लड़ाई रही है, जिसमें हम लोग पीड़ित रहे हैं, जिसमें परेशान रहे हैं, भाजपा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय दिलाया है। तो उस नाते हम लोग खड़े हैं। हालांकि वो कह रही हैं फिलहाल वो बीजेपी के भीतर ऑफिशियली नहीं है, लेकिन सेवा भाव से वो जुड़ी हुई हैं। यानी कि एक तरीके से अब वो अनऑफिशियली मान लें, पूरी तरीके से भाजपा में हो चुकी हैं। और अब जब चुनाव आएगा तो उनके लिए बीजेपी सीट तय करेगी। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो जितनी तारीफ करती हैं, आज कुछ उतनी ही तारीफ वो केशव प्रसाद मौर्य की भी करती दिखी। और खासकर बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को जो सह प्रभारी बनाया गया और बाद में पर्यवेक्षक बनाया गया था, इसे देखते हुए उनकी ये मुलाकात और खासकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पैर छूना, ये दिखाता है कि बढ़ते हुए कद के बीच आखिर पूजा पाल खुद को कैसे सेट कर रही हैं। सुनिए क्या कहा था पूजा पाल ने। आज माननीय डिप्टी सीएम साहब आए हैं तो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे गार्जियंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूं। और उनका कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के बाद उनका पहली बार इधर आगमन है,
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके सहयोग में और जिस तरह से उनको वहाँ लगाया गया और जिस तरह से बिहार का जो ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं उससे सब गौरवान्वित हैं और इसी से सब क्या कहते हैं, हल्लो उल्लास हैं। इस वजह से उनका यहाँ पे सम्मान हो रहा है, किया जा रहा है, उसी में मैं भी हूँ। और दूसरी बात, जब से मैंने राज्यसभा का वोटिंग किया है तो कहीं ना कहीं किस वजह से किया है वो सभी लोग को मालूम है और उसको बार बार रिपीट करने का नहीं है। मगर जब से मैंने राज्यसभा में वोटिंग की है तो हाँ, कहीं ना कहीं केशव जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो सभी लोगों का परिवार की तरह स्नेह और प्रेम मिलता है, तो मैं भी परिवार की तरह उनके साथ जुड़ी हूँ और जो मुझे आदेश होता है मैं करती हूँ। हालांकि पूजा पाल ऐसी विधायक थीं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के समर्थन में राज्यसभा में वोट देने के बावजूद अखिलेश यादव ने उन्हें लंबे समय तक पार्टी से नहीं निकाला था। लेकिन अब लगता है सब कुछ बदल चुका है। और अब बात धर्मेंद्र यादव की। धर्मेंद्र यादव संसद के भीतर खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यूं तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन इन दिनों केंद्र सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने संसद में उत्तर प्रदेश में जो जहरीले कफ सिरप का कांड हुआ है उसे लेकर खूब खरी खोटी सरकार को सुनाई है, जांच की मांग की है। लेकिन आज वो पूर्वांचल की एक सड़क और खासकर एक 4 लेन पर को लेकर के वो हमलावर थे और उन्होंने कई मुद्दे आज सदन में उठा दिए। पूर्वांचल की यह सड़क उनके क्षेत्र से भी निकलती है और अपने क्षेत्र की चिंता करते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन आपको बताएं कि कुछ दिन पहले धर्मेंद्र यादव पर हमलावर थे उनके विरोधी दिनेश लाल यादव निरहुआ, और उन्होंने कहा कि जब मैं 1.5 साल के लिए सांसद था तो मैंने क्या किया और अब क्या हाल हो गया है। खैर, पहले सुनिए क्या कहा धर्मेंद्र यादव ने खास करके सड़कों की हालत को लेकर, और फिर सुनाएंगे क्या कहा था निरहुआ ने। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अदजी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहां टोल वालों का इतना आतंक है कि वहां पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहां पर। आजमगढ़ में मैंने देखा है। माननीय मंत्री जी, कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। अब 5 साल उनको मिला है, वो 5 साल में क्या करेंगे वो भी जनता के सामने होगा। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से यहीं बैठे हैं। आजमगढ़ में हैं, हम बने हुए हैं। उनका कार्यालय बंद है, हमारा कार्यालय चालू है। आज आजमगढ़ के सांसद को कोई चिट्ठी देना हो तो आजमगढ़ की जनता को आजमगढ़ का सांसद नहीं मिलेगा, वो क्योंकि नहीं है आजमगढ़। मायावती अपने कार्यकाल में कड़े लॉ एंड ऑर्डर के लिए जितनी जानी जाती हैं, उतनी ही उन्होंने अपने कार्यकाल में जितने स्मारक बनाए, लखनऊ से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक, उसके लिए भी उनकी एक बड़ी पहचान है, दलित नेता के, बड़े दलित नेता के अलावा। लेकिन मायावती का एक उनकी घोषणा सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि अब वो इन स्मारकों में जब भी महापुरुषों का कोई या तो उनकी पुण्यतिथि या उनकी जयंती होगी तो अब वो आगे से वहां नहीं जाएंगी। मायावती अंबेडकर पार्क में पहले हर साल उनके जयंती के दिन जाया करती थीं, जहां हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनके कार्यकर्ता आते थे और एक बार साल में उनका संबोधन होता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से यह लय भी टूटा था, लेकिन अब मायावती ने यह साफ कर दिया है कि स्मारकों में अब वो नहीं जाएंगी, और खास करके उस दिन जिस दिन बड़े महापुरुषों की कोई जयंती होगी
या फिर उनकी पुण्यतिथि होगी। और इसके पीछे की वजह साफ है। उनके मुताबिक अब ये स्मारक जितने भी दलित या फिर पिछड़े समाज के बड़े महापुरुष हैं, अब ये उनके दर्शनीय स्थल हैं। ये एक तरीके से उन लोगों की पुण्य भूमि है और वहां पर अब किसी तरीके का कोई सियासी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। दरअसल चाहे वो अंबेडकर पार्क हो, रमाबाई हो या फिर और बड़े बड़े पार्क, इन सभी जगहों पर यूं तो कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मायावती ने खुद को इन कार्यक्रमों से अलग किया है। उनका मानना है कि ऐसे जो बड़े स्मारक हैं अब वो महापुरुषों की धरोहर हो गए हैं। ऐसी स्मारक के लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। कईयों के लिए तो ये धर्मस्थल जैसा है, कईयों के लिए ये पर्यटकों की जगह बन गई है। तो अब मायावती ने कहा है कि वो आगे से जहां भी जयंती होगी या तो पार्टी दफ्तर में मनाई जाएगी या फिर अलग से कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन अब कोई भी जयंती खास करके जो दलित महापुरुषों के उन्होंने स्मारक बनाए हैं उसमें वो नहीं जाएंगी। तो ये एक बड़ा कदम है, कम से कम उस लिहाज से कि जिसे उन्होंने स्मारक बनाया, जो उनके लोगों के लिए, दलितों के लिए एक धार्मिक स्थल जैसा बन गया, अब उसमें वो सियासत नहीं करेंगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।